आप सभी का एक बार फिर से जोक्ट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम फिर उसको कंटिन्यू करेंगे जो हमारी सीरीज चली हुई है। इस सीरीज में हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में होने वाले सभी एग्जाम्स में जिसमें मैथ्स आता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम जिसमें इसी लेवल तक का मैथ्स आता है, जैसे हिमाचल के अंदर पुलिस पटवारी या फॉरेस्ट गार्ड या पंचायत सेक्रेटरी का जो एग्जाम होने वाले हैं। इन सभी एग्जाम्स को कवर करते हुए हम यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इनमें कोशिश रहती है कि आपका पूरा सिलेबस कवर होता चले, यानी कि जो चैप्टर्स हैं वो सारे कवर होते चले। कुछ वीडियोज में या कुछ क्लासेज में कुछ चैप्टर्स इंक्लूड नहीं हो पाते हैं, तो वो अगली वीडियोज में हो पाते हैं। ठीक है, जैसे इस वाली वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे लूंगा जो पिछली वाली वीडियो में चैप्टर्स इंक्लूड नहीं थे। ठीक है, तो ये वीडियो नंबर 12 है। इससे पहले हम 11 वीडियोस देख चुके हैं। अगर आपको किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। क्वेश्चंस को पहले खुद करेंगे और खुद करके देखेंगे कि आपका आंसर सही था कि नहीं था। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है कोई बात नहीं है, आप उसका सोल्यूशन देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट करेंगे, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो नंबर 12। और इस वीडियो नंबर 12 में जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है वो है ट्रायंगल का। ट्रायंगल में कहा गया कि द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, एक त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनका रेशो है 3:4:5। त्रिभुज के अंदर जो साइड्स है 3, 4, 5 है, अगर उसका क्षेत्रफल 72 स्क्वायर यूनिट है तो उसकी सबसे छोटी वाली साइड कितनी होगी। ठीक है, तो आप यहां पे देखें कि ट्रायंगल की साइड दी हुई है और उसका एरिया भी दिया हुआ है, लेकिन जो साइड दी है ना ये वाली इंपॉर्टेंट है। अगर आपको साइड का रेशो दिया है 3:4:5, तो ये इंपॉर्टेंट यहां पे इसलिए बन जाती है क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल की एक ट्रिपलेट होती है। अगर आपने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल में बेस होता है, हाइट होता है, हाइपोटेन्यूस होती है। अगर आप 3, 4, 5 को एक ट्रायंगल की साइड लेंगे तो ये पाइथागोरस थ्योरम को ट्रू करती है। और अगर ये ट्रू करती है तो बस यही समझना था आपको कि इस वाले ट्रायंगल की जो साइड हो जाएगी, एक को मैं ले लूंगा 3x, एक को मैं ले लूंगा 4x, और जो बड़े वाली साइड होते हैं वो हाइपोटेन्यूस होती है यानी कि 5x। अगर मैं इस साइड से इस ट्रायंगल का एरिया निकालने की कोशिश करता हूं तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो एरिया निकलता है वो निकलता है 1/2 इंटू ये बेस हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये हाइट हो जाएगी, और ये इसका एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन में इसका एरिया हमें दिया हुआ है कि इसका एरिया निकल के आएगा 72 स्क्वायर यूनिट के। तो अगर आप यहां से देखेंगे कि इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, इस 2 से मैं 4 को कर दूंगा 2 बार। आप यहां पे ध्यान से देखेंगे 3x मल्टीप्लाई 2x हो रहा है, तो 3x में जब 2x की मल्टीप्लाई होगी तो इसका आंसर आएगा 6x स्क्वायर। ये स्क्वायर लगाना स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, यहां पे बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। इसीलिए मैंने इनके दोनों के साथ मेरा एक्चुअली तीनों के साथ मैंने x लगाया है, एक वेरिएबल लगाया है। और इसकी वैल्यू अगर 72 है तो 6 जब इसको आगे डिवाइड करेगा तो यहां से पता चलता है कि एक्स स्क्वायर तो 12 है, तो एक्स स्क्वायर 12 है, हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स बराबर हो जाएगा √12 के। मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर रूट कर दिया। स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट करते हैं, स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर करते हैं। अच्छा, इसको आप क्वेश्चन में आगे यूज कर सकते हो। एक्स की वैल्यू आ गई है कितनी, √12। तो इसने कहा कि भाई मुझे बता दीजिए जो ट्रायंगल की सबसे छोटी साइड है वो वैल्यू। तो इन तीनों में सबसे छोटी साइड तो ये दिख रही है 3x। एक्स की वैल्यू को मैं यहां पे रख दूंगा तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कि 3 इंटू √12 आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन देखेंगे तो ऐसा कुछ है नहीं। तो इसने यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या कर दिया है, इस वाली वैल्यू को थोड़ा सा सोल्व कर दिया है। √12 को कितना लिख सकते हैं, आपको पता है √12 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। ठीक है, और ब्रैकेट सॉरी वर्गमूल के अंदर जिस नंबर का पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा 3 × 2 √3। तो क्या 3 × 2 6 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, सबसे छोटी वाली जो साइड होगी वो होगी 6√3। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। राइट एंगल ट्रायंगल पहचानना था आपको कि अगर 3, 4 और 5 किसी ट्रायंगल की साइड्स है तो वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट के। जब मैं इसका एरिया निकालूंगा, इस एरिया की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है कि 72 होनी चाहिए, थोड़ी सी काटा पीटी करी, एक्स की वैल्यू निकाल ली, एक्स की वैल्यू वापस यहाँ पे रख दी, तो आंसर आ जाएगा। √12 को 2√3 लिख सकते हैं, इस बात का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए है।
कि अगर आप में से कोई भी, या आप हो या आपका कोई फ्रेंड हो या आपका कोई ब्रदर सिस्टर हो, कोई भी हो आपका रिलेटिव हो, अगर उन्होंने बैंक की तैयारी करनी है, वो भी बिल्कुल बेसिक से फाउंडेशन से करते हुए। अब देखो बैंक की नौकरी आपको पता है कितनी रेपुटेटेड होती है, सबको एक सपना होता है कि अच्छी बैंक में और अच्छी जॉब मिले, चाहे वो बैंक क्लर्क हो या बैंक पीओ हो, आईबीपीएस, आरआरबी और एसबीआई, किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम अगर आपको देना है बैंक से, तो उसके लिए बैच जो है हमारा शुरू हो रहा है। किसी भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन करना है तो नंबर आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इस नंबर पे आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको विजिबल है यहाँ पर, नंबर है हमारा 9816064475, या फिर आप एड्रेस पे विजिट कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। बिल्कुल बेसिक से होगा, बिल्कुल फाउंडेशन से होगा। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आपको अलग से भी थोड़ा टाइम दे करके आपको बेसिक्स कवर कराए जाएंगे, जिससे कि आप बाकी दूसरे स्टूडेंट्स के लेवल में अच्छा कर सके। तो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है तो इसका सिंपल सा फंडा ये है कि आपको उसके बेसिक नहीं पता है, और ऐसा कोई इशू नहीं होता है। कोई भी एग्जाम आपको देना हो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, जिसको भी इसको जरूरत होगी प्लीज उसको शेयर कर देना। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा कहा गया है कि द इन रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में सारी साइड्स जो है वो इक्वल होती है। भाई सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, अगर मैं यहां से इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात ये होती है कि तीनों साइड्स इक्वल होती है, और इसको माध्यिका बोलते हैं, माध्यिका, इनको मीडियन बोलते हैं। अगर मैं यहां से इसको सेंटर में लेके आऊंगा तो ये बिल्कुल हाइट भी यही होगी, परपेंडिकुलर भी यही होगी, और एंगल बाइसेक्टर भी यही होगी, सारी चीजें यही होती है, और इसको बोलता जाता है सेंट्रोइड। ये बोला जाता है क्या? सेंट्रोइड। जो ये सेंट्रोइड होता है, ये वाली जो यहाँ पे कट लगा है ना, ये वाला जो कट लगा है, ये इस पूरी वाली लाइन को 2:1 में काटता है। ठीक है, सेंट्रोइड जो है इस पूरी माध्यिका को, ऊपर वाला साइड जो है वो इस वाले साइड का डबल होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और अगर मैं इसके अंदर एक रेडियस बनाता हूं, एक सर्कल बनाता हूं, तो सर्कल कैसे बनता है? वो सर्कल बनेगा, इनको टच करते हुए ऐसे जाएगा और ऐसे ये सर्कल बनेगा। अब इस सर्कल में, आपने सर्कल के बारे में आपको पता ही होगा भाई, सर्कल के बारे में आपको बताऊं तो ये वाली जो साइड है ये रेडियस है, ये वाला रेडियस, ये भी एक रेडियस है। ठीक है, ये क्या है? रेडियस है, और ये भी एक रेडियस है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं अभी ध्यान से। एक समबाहु त्रिभुज की अंत त्रिज्या मतलब इसके अंदर जो सर्कल बना है और इसकी जो ये त्रिज्या है ये है रेडियस, ये कितना दिया है? ये दिया है 3 सेंटीमीटर। तो हमने देखा ये वाली जो पूरी लाइन है इसको माध्यिका बोलते हैं। अगर ये वाली साइड 3 है तो ऊपर वाली साइड जो है वो 6 होगी। कितनी होगी? 6, क्योंकि ये इसका डबल होती है। जब ये काटती है तो सेंट्रोइड जो है 2:1 में एक दूसरे को काटते हैं। यदि इसकी प्रत्येक माध्यिका की लंबाई क्या होगी? तो माध्यिका ये पूरी ही तो है भाई, यहां से यहां तक ये पूरी माध्यिका तो है। यहां से यहां 3 था, हमने पता लगाया, इससे ऊपर 6 है, तो जो टोटल लेंथ आएगी माध्यिका की वो 6 और 3 जोड़ करके कितनी आएगी? 9 आएगी। बस इतना सा है। सेंट्रोइड बनता है मीडियन से। ठीक है जी, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3 जो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में कहा कि ओ इज द ऑर्थोसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। ऑर्थोसेंटर क्या होता है? जिसको हम लंब केंद्र बोलते हैं। अगर एक त्रिभुज में यहाँ पे बनाता हूँ और इसकी हाइट जो है अगर मैं निकालता हूँ, यहाँ पे हाइट का मतलब समझ रहे हो, इस वाली वर्टेक्स से सीधी 90 डिग्री अगर यहाँ पर आएगी, इसको बोलते हैं इसकी हाइट। सेम अगर मैं यहाँ पे इसकी हाइट ऐसे निकालूंगा 90 डिग्री पे, और सेम अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री पे इस पे डालूंगा, तो ये तीनों जो हाइट जहाँ पे कटती है इसको बोलते हैं ऑर्थोसेंटर। ऑर्थो, ठीक है, याद कैसे रखेंगे? ऑर्थो, ऑर्थो का मतलब होता है हड्डी का डॉक्टर, जैसे बोलते हैं ऑर्थो। तो हड्डी कैसे टूटती है? जब सीधा आप नीचे गिरते हैं, तो इसको याद रखेंगे। ये इसकी हाइट है, तो यहाँ से बनता क्या है? ऑर्थो सेंटर। ये याद रखने का, ऐसा कुछ बना नहीं है ना, मैंने बनाया ऐसे याद रखने के लिए। तो इसने कहा कि इसका नाम रख लेते हैं। ट्रायंगल का अगर मैं नाम रखता हूँ तो नाम हो जाएगा ए, ये मैंने रख दिया इसको बी, और इसको मैंने रख दिया सी। ये वाला सेंटर का नाम मैंने रख दिया ओ। तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये वाला त्रिभुज जो है इसमें ऑर्थो सेंटर है ओ, और जैसे ही ऑर्थो सेंटर बोला जाता है इसका मतलब ये वाली हाइट है, ये वाली इसकी हाइट है, और ये वाली हाइट है। इसने कहा कि एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, अगर ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको, ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी है 110 डिग्री।
तो क्वेश्चन में कहा BAC कितना होगा, यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो आपको क्या ध्यान रखना है भाई, इस ऑर्थो सेंटर में इस वाले का और इस वाले का जो सम होता है वो 180 होता है। खत्म क्वेश्चन। इस वाले को अगर आप कुछ भी कहेंगे, लेकिन इस वाले का और इस वाले का सम 180 होना चाहिए। मैंने इसको थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ये x डिग्री होगा, तो हम कहेंगे x प्लस ये वाला एंगल बराबर होता है 180 डिग्री के, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x डिग्री कितना आ गया 70 डिग्री। और यही तो पूछा है कि ये वाला एंगल कितने का होगा, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 70 डिग्री। ऑर्थो सेंटर में ऑर्थो सेंटर का जो एंगल होगा और ऊपर जो वर्टेक्स पे एंगल होगा, इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। ये 110 है तो ये 70 होगा, तभी इन दोनों का सम जो है वो 180 हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात हम यहाँ पे करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया ट्रायंगल का एंगल है हमारे पास, ट्रायंगल के क्या है एंगल है। आपको पता है ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, ये आपको पता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये भी बड़ी बात नहीं है कि तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, वो 180 होता है। तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो इसने कहा कि हमारे पास 3 एंगल है, एक तो है x + 5 डिग्री, एक तो ये डिग्री है। एक प्लस कर दूं अगर मैं दूसरे एंगल को, 2x - 3 डिग्री है भाई, लगाना चाहे लगा लीजिए, प्लस यहाँ पर कितना है 3x + 4, 3x + 4। इन तीनों एंगल को अगर जोड़ूंगा तो जोड़ करके 180 डिग्री आना चाहिए। इन तीनों एंगल को जोड़ करके कितना आना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि कहा है कि द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर दिस दिस एंड दिस। तो x की वैल्यू क्या होगी, तीनों एंगल का सम किसी भी त्रिभुज में 180 तो होता है। जब मैं इन सबको जोड़ूंगा तो ये कितना कितना हो जाएगा, प्लस से अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x + 5 प्लस 2x - 3 और प्लस 3x + 4 इक्वल टू है 180 के। 3 और 2 5 और 1 6, 3x + 2x + x 6x, तो ये हो गया है, ठीक है। 5 में से 3 घटेगा 2 और 4 ये +6, ये इक्वल टू है किसके 180 के है, 180 के। सब में 6 से भाग कर दूंगा, सब में आप नहीं कर सकते, इधर ले आओ माइनस कर दो इसको और फिर उसको 6 से डिवाइड कर दो। या अगर मैं सब में 6 से भाग करूं तो ये हो जाएगा x + 1 बराबर 30 के, x एक माइनस हो जाएगा इधर आकर के, x इक्वल टू आ जाएगा 29 डिग्री के। तो x की वैल्यू जो आएगी वो 29 डिग्री आएगी। और क्वेश्चन में भी यही कहा है कि x की वैल्यू बताइए, कुछ टफ नहीं है। टफ तब होगा अगर आपको नहीं पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। टफ तब हो सकता है, लेकिन अगर आपको पता है तो आपको सिर्फ इन तीनों को ऐड करके 180 के इक्वल रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 के है, आपको विजिबल होगा। और इसने कहा है कि हमें बताइए वैल्यू ऑफ tan थीटा कितना होगा। यानी कि हमें वैल्यू दी गई है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 के। लेकिन यहां इसको सोल्व करने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि क्या आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये इक्वल टू होता है 1 के। तो आप कहेंगे ये हमें क्यों बता रहे हैं, ये तो हमें बहुत पहले से पता है। तो बस इस चीज को यहाँ पे अप्लाई करना है। कैसे कर पाएंगे, यहां पर अगर मुझे 3 कोस थीटा दिख रहा है तो 3 कोस थीटा इधर भी दिखना चाहिए। वो कैसे दिखेगा, इसको मैं ब्रेक कर देता हूं, इसको मैं ब्रेक कर देता हूं कैसे, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा लिख दिया मैंने। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि जब आप इसमें से दोनों में से 3 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इन दोनों में से अगर आप 3 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा। ये तो मैंने साइड कर दिया भाई, तू तो इसको बोल दिया तो थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जा रहा है, इसको निपटा लेते हैं। इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया तो कॉमन लेकर के इधर से बचे, ये साइन स्क्वायर है सॉरी, इधर से कॉमन लेके तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ से जब 3 कॉमन आ गया तो इधर से साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा यही तो 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है। इसकी जगह पे 1 लिख दूंगा, तो 1 में 3 की मल्टीप्लाई होगी तो 3 ही तो रहेगा। यानी कि आगे जो क्वेश्चन बचा वो सिर्फ इतना बचा है कि 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू 4 है।
इसकी जगह पे 1 रख दिया, 1 में 3 की मल्टीप्लाई 3 ही तो रहेगा, गायब हो गया। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 4 को इधर भेजूंगा डिवाइड हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। ये तो स्क्वायर है, अगर मैं साइन थीटा निकालना चाहूं तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, इधर से साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1/2 के, और यहां से साफ साफ पता चलता है कि थीटा की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री होगी, क्योंकि साइन 30 ही 1/2 होता है, साइन 30 की वैल्यू ही 1/2 होती है। और जब थीटा की वैल्यू हमें पता चल चुकी है तो हम क्वेश्चन वाले से कहेंगे भाई बताओ किसकी वैल्यू पूछनी है। उसने कहा टेन थीटा की वैल्यू पूछनी है। टेन थीटा की वैल्यू पूछने का मतलब है ये टेन 30 की वैल्यू पूछ रहा है, और टेन 30 कितना होता है 1/√3 होता है। खत्म क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन को देखने का नजरिया देखें, और ये आप, मैं कह रहा हूं आप जो क्वेश्चन अभी जो एग्जाम देने वाले हैं, देखिए सब एग्जाम का अलग अलग लेवल होता है, किसी एग्जाम के लिए बहुत छोटा क्वेश्चन है, किसी एग्जाम के लिए टफ हो जाएगा, ठीक है ना। आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को सोच रहे हैं और किस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये एक्सप्रेशन इक्वेशन हमें दी हुई थी, इसमें बस इसको अप्लाई किया है। 3 cos स्क्वायर थीटा था, उधर से 3 cos साइन स्क्वायर थीटा अलग कर लिया, इन दोनों में से 3 को कॉमन लिया और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, स्वागत है आपका। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप क्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे किसने कहा कि 2 की पावर x प्लस 3, 2 की पावर x प्लस 3 ये इक्वल टू है 32 के, और इसने कहा कि 3 की पावर x प्लस 1 बता दीजिए। तो 3 की पावर x प्लस 1 तो हम बता देंगे, लेकिन x की वैल्यू तो पता चल जाए पहले, है कि नहीं। देखो इसमें कुछ कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है भाई। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे, इसको तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ये तो इतना ही है भाई, लेकिन 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। 32 होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 5 बार, 2 की पावर 5 32 होता है। जब दोनों तरफ इक्वल का निशान लगा हो, दोनों तरफ बेस सेम हो, तो इसका मतलब ये पावर भी तो सेम होगी ना, तभी तो ये बराबर हो सकती है। तो यहां से पता चला कि x प्लस 3 बराबर होना चाहिए 5 के। 3 इसको आके माइनस करेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 3 यानी कि 2 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 3 2 आ जाएगी, और यहाँ पे रख देंगे भाई। क्वेश्चन में कहा है कि इसकी वैल्यू बताइए। अगर इसकी वैल्यू पूछी है तो मैं कहूँगा 3 में x की जगह 2 प्लस 1, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा, और 3 की पावर 3 का मतलब 3 को 3 बार गुणा करना, 3 3 9 9 3 27, तो क्वेश्चन का आंसर 27 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, पहले आपको x की वैल्यू निकालनी है और फिर वैल्यू वहां पे रखनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे आगे किसकी, 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि ए एंड बी मिलकर के किसी काम को 9 दिन में पूरा कर देते हैं। यानी कि अगर मैं काम करने के लिए बुलाता हूं ए को भी और बी को भी, दोनों लगे पड़े हैं काम करने, 9 दिन तक काम कर देते हैं, खत्म। यदि ए बी के काम का 3 गुना, यदि ए बी के काम का 3 गुना, तो 3 गुने का मतलब है कि ए की जो एफिशिएंसी है वो 3 गुना है ए की एफिशिएंसी का। ए जो है वो बी के काम का 3 गुना दिए गए समय में, जैसे एक दिन का मैंने समय दे दिया, समय दे दिया मैंने एक दिन का। एक दिन में अगर बी ने 1 रोटी खाई है तो ए ने 3 गुना कर दिया, यानी कि 3 रोटी खा दी है, तो वो 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट है काम करने के लिए। तो ये एफिशिएंसी हो गई। किसी भी चीज की आपको एफिशिएंसी निकालनी है, ओ सॉरी दी गई है, तो आपको इसी तरीके से दी गई होगी। और मैंने जब क्वेश्चन कराए हैं तो आपको सिर्फ 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक चीज हमारी इंपॉर्टेंट होती है कौन सी, कि आपको एफिशिएंसी पता होना चाहिए। दूसरा टोटल वर्क। एफिशिएंसी क्वेश्चन में पता चल गई है, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क आप मुझे बताइए, काम खत्म कहाँ पे हुआ है। काम खत्म इसने ये कहा है कि अगर ए और बी मिलकर करेंगे तो 9 दिन में पूरा कर देंगे, तो काम खत्म हुआ है। जब ए और बी मिलके काम करेंगे तो ये तो 3 रोटी खाता है, ये 1 रोटी खाता है, एक दिन में 4 रोटी का खर्चा है इन दोनों का, और ये 9 दिन तक काम कर रहे हैं, मतलब इन्होंने जो काम किया है वो 36 रोटी खाने का टोटल काम किया है। तो क्वेश्चन में टोटल वर्क बराबर हो जाएगा किसके, 36 के। अब इसने कहा कि यदि ए अकेले उसी काम को करना है,
ए को अकेले, तो कितना समय लगेगा? भाई हम 1000 बार देख चुके हैं, किसी भी चीज का टाइम निकालना हो, किसी भी चीज का समय निकालना हो, जो भी काम कराना है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे कराना है उसकी एफिशिएंसी नीचे लिखते हैं। ए से कराना है अकेले, ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है, तो नीचे लिख देंगे। तो ए अकेले उसको 12 दिन के अंदर खत्म कर देगा। ए जो है काम को 12 दिन के अंदर इसको अकेले खत्म कर देगा। टोटल वर्क और एफिशिएंसी के अलावा इस पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ कहानियां हैं, जितनी मर्जी बनेगी कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें सिर्फ और सिर्फ टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालनी आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। The sum of money that will yield of rupees 60 as simple interest at the rate of 6% per annum in the 5% पर एनम, वह धनराशि आपको बतानी है, वह धनराशि आपको बतानी है जो 5 वर्षों में, 5 साल में 6% के रेट पर, 5 साल के लिए, जैसे आपको बताना क्या है, पैसे बताने हैं कि मुझे कितने पैसे उधार देने चाहिए किसी को 5 साल के लिए 6% के रेट पे, जिससे कि वो मुझे 60 रुपए का ब्याज दे। तो आप कई तरीके से इसको कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर आपको पता है कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला कैसे लगता है, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है भाई? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। या तो आप ये लगा दीजिए, इससे लगाएंगे, ये आपका काम है करना। इसकी जगह क्या लिखा जाएगा? 60 रुपये इसकी जगह लिखा जाएगा। साधारण ब्याज कितने का है? 60 का है। मूलधन हमें पता नहीं है, इसकी जगह p लिख दूंगा। दर कितनी है? 6% है। समय कितना है? 5 है। डिवाइड में कर देंगे 100, यहाँ से p की वैल्यू निकाल देंगे, इधर करके आ जाएगा। ठीक है, ये आपका काम है करना। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि उसने चाहे जो मर्जी धनराशि हो, अगर 6% 1 साल का ब्याज लगता है तो 5 साल में 30% ब्याज लगा होगा कि नहीं लगा होगा? ऐसे सोचिए आप इसको। मुझे कोई 30% ब्याज दे रहा है और 60 रुपए का ब्याज दे रहा है, तो इसका मतलब है कि जितना भी वो पैसा मुझसे उधार लेके गया था, उसका 30% जो उसने मुझे ब्याज देना चाहिए था वो 60 होना चाहिए। एक ही बात है, इसको थोड़ा शॉर्ट करके लिखा गया है। ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200 आ जाएगी। आप सॉल्व कर लेना। इसकी प्रिंसिपल जो है, मूलधन जो आएगा साधारण ब्याज पे 200 रुपए का धनराशि है, वो 200 रुपए का मूलधन है। इस बात को आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आप बता सकते हैं, अगर आपको स्लो लग रहा है तब भी आप बता सकते हैं। लेकिन ये वीडियोज है प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चंस आपको अलग अलग चैप्टर से दिखेंगे, तो आपका माइंड जो है वो उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार हो जाता है। क्योंकि सारे क्वेश्चंस एक चैप्टर से थोड़े होंगे, कभी सिंपल इंटरेस्ट का आ जाएगा, कभी ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाएगा, तो उस हिसाब का तैयार रहना पड़ेगा कि तुरंत उस चैप्टर में जाना है। इसने कहा विच टर्म ऑफ द सिक्वेंस 7 10, यानी कि इस सीक्वेंस का 7 का 10 13 ऐसे करते करते जो 151 नंबर आएगा वो कौन सा नंबर होगा, कौन से पद होगा, कौन सी, जैसे 7 क्या है? पहला पद है, 10 दूसरा पद है, 13 तीसरा पद है, ऐसे करते करते 151 कौन से नंबर पे आएगा, कौन से पद पे आएगा, ये हमें बताना है। तो सीक्वेंस के अंदर अगर आपको nth टर्म निकालनी होती है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। किसी भी सीक्वेंस के अंदर, अगर अर्थमेटिक के अंदर जिसमें इनके बीच का जो अंतर है वो सेम है, अगर आपको कोई भी टर्म निकालनी है वो इस वाले फॉर्मूले से आ जाएगी। यहाँ पे nth टर्म का क्या मतलब है? nth टर्म का मतलब है कि ये वाली जो नंबर हमारा, ये nth टर्म है, यानी कि nth टर्म का मतलब 151 हमारा नंबर होने चाहिए। a का मतलब क्या होता है? a का मतलब होता है पहला पद, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। तो प्रथम पद तो हमें क्वेश्चन में दिख रहा है कितना? 7 है, तो इसकी जगह 7 लिखा जाएगा, प्लस n की वैल्यू तो हमें निकालनी है n-1। d का मतलब होता है इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस। ठीक है, ये d होता है। तो d हमें कितना दिख रहा है? यहाँ पर 3 दिख रहा है। प्रथम पद कितना था? 7 था, तो d की जगह पे 3 लिख दूंगा। ठीक है, कैसे करेंगे? इस 7 को इधर लेकर के माइनस कर दूंगा, यह जाएगा 144 इक्वल टू 3 और मल्टीप्लाई में n-1। ठीक है, 3 से मैं इधर लेके जाऊंगा, डिवाइड कर देगा, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? n-1 हो जाएगा।
3 तो इसको जाके भाग कर चुका ना, ये 1 भी इधर आके प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 49। इसका मतलब है कि जो 151 जो नंबर आएगा ये 49वां नंबर होगा, 49th नंबर होगा ये वाला। पहला दूसरा तीसरा ऐसे करते करते 49th टर्म। इस वाले फॉर्मूले को ध्यान रखना, इससे आप किसी भी नंबर का nth टर्म निकाल सकते हैं, किसी भी सीक्वेंस का। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। इसने कहा कि दो ट्रेन है जिनकी लंबाई, एक की लंबाई है 80, एक की लंबाई है 120। तो भाई हमने क्वेश्चन में देखा है चाहे जो मर्जी हो, अगर दो ट्रेन हो गई है तो दूरी कितनी चलनी पड़ेगी, जो डिस्टेंस चलनी पड़ेगी उसमें इन दोनों की लंबाई तो ऐड होगी होगी, यानी कि 200 मीटर की लंबाई हमें चलनी ही चलनी है। बहुत बढ़िया। समांतर पटरी पे पैरेलल पे चल रहे हैं, एक ही दिशा में चल रही है, सेम डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में जा रही है। सेम डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्योंकि दोनों चल रही है तो रिलेटिव स्पीड लगेगी, एक इधर से और समान दिशा में ना, एक ही दिशा में, दोनों एक ही दिशा में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड कौन सी लगेगी, माइनस होकर के लगेगी। जो ज्यादा स्पीड वाली है उसमें से कम वाली स्पीड माइनस हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ चाल की या गति की या स्पीड की, तो मैं कहूँगा 35 में से 25 माइनस हो जाएगी, माइनस होगी क्योंकि सेम डायरेक्शन है। तो 35 में से 25 माइनस करूँगा तो इसको 10 किलोमीटर प्रति घंटा लिख दूंगा। और क्वेश्चन में समय पूछा है तो समय तो हम निकाल देंगे। किसी भी चीज़ का टाइम निकालना होता है तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करते हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करते हैं, आ गया आंसर। डिस्टेंस कितनी चलनी है, 200 मीटर। बहुत बढ़िया। और चाल कितनी है, स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन पंगा ये है कि ये तो मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको हमें बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे, यहाँ पे बदलूंगा, 10 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलूंगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करके, और 18 आ जाएगा ऊपर। चाहे तो आप इसको यहाँ बदल के तब यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको काट देगा, 5 से कट जाएगा 4 बार, 18 गुना 4, 72 सेकेंड्स जो है वो लगेंगे एक दूसरे को पार करने में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको यहाँ पर अलग से यूज कर सकते हैं, यानी कि इसको अलग से यूज करके, मतलब इसको यहाँ पे मीटर पर सेकंड बनाएंगे, फिर 200 से उसको भाग कर देंगे। मैंने यहाँ पे बदल दिया है, मैंने अलग अलग नहीं लिखा है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। एक ही फॉर्मूला लगता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम के। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो इसमें कहा गया क्वेश्चन में कि आपको बताना है फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, चौथा समानुपाती क्या होगा। तो हमें एक नंबर क्या दिया है, एक नंबर आ रहा 0.12, फिर रेशो हो जाएगा कितना, 0.21, और ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू 8, फिर रेशो, फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे f लिखेंगे। और इसमें एक ही तरीका हमारा होता है, वो तरीका कौन सा होता है कि अंदर वालों की जो मल्टीप्लाई है वो बराबर होगी बाहर वालों की मल्टीप्लाई बराबर होगी अंदर वालों की मल्टीप्लाई के, यानी कि f इंटू 0.12 ये इक्वल होना चाहिए 0.21 इंटू 8 के। f की वैल्यू निकालनी है तो निकाल देंगे। f की वैल्यू जब निकालनी होगी तो f बराबर होगा 0.21 इंटू 8, और नीचे हो जाएगा 0.2, दशमलव से दशमलव, 4 से 2, 4 से 3, 3 से कट जाएगा 7 बार, 7 गुना 2, 14 आ जाएगा आंसर। तो इसका जो फोर्थ प्रोपोर्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 17। तो इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, मीन प्रोपोर्शन पूछा जाता है, थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाता है और फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा जाता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, हर एक क्वेश्चन के अंदर ये प्रॉपर्टी ही लगती है कि बाहर वालों की मल्टीप्लाई बराबर होगी अंदर वालों की मल्टीप्लाई के। कोई अलग को अलग से फॉर्मूला याद नहीं रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको खुद करके इसका आंसर बताना है, जैसे पिछली वीडियो में आपने किया था। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन में कहा है कि अगर हमारे पास ए बी का रेशो 2:3 है, बी सी का रेशो 4:5 है, तो ए बी सी का कंबाइन करके, इकट्ठा करके उनका रेशो कितना आएगा। तो आपको ये सबको आता होगा, बस आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं उसको रिप्लाई वहाँ पे करूँगा। और लास्ट में आपको एक बार फिर से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि आप में से कोई भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आपके स्क्रीन पे नंबर है, कॉल करके आप किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। डेमो क्लासेस अवेलेबल है, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस है। आप आकर के अनुभव करिए, फील करिए चीज़ों को कि कैसे एग्जाम को क्रैक करना है। ऐसी चीज़ें आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, एक बार आप बैठ कर के क्लासरूम में देखिए, विजिट कर सकते हैं आप, एड्रेस आपको दिया गया है। कोई भी चीज़ की, किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन पूछनी है, नंबर पे आपको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर कर देना।
चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।